आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या भारत आखिरकार अपना सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट इंजन बनाने के करीब पहुंच चुका है? क्या फ्रांस की सैफरान भारत को वो तकनीक देने वाली है जिसका इंतजार डीआरडीओ और गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट पिछले कई दशकों से कर रहे थे? और क्या ये वही इंजन भविष्य के तेजस मार्क टू को दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर की श्रेणी में खड़ा करेगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या पूरा प्रोजेक्ट अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मंजूरी के बेहद करीब पहुंच चुका है? अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 15 अगस्त के आसपास भारत का एक ऐसा ऐलान आ सकता है जो भारतीय सैन्य विमानन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो उसका इंजन होता है। रेडार, मिसाइल, स्टेल्थ डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जितने भी आधुनिक हों, लेकिन अगर पर्याप्त इंजन थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है उनको, या इंजन पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, तो विमान अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। भारत ने पिछले कई वर्षों में तेजस, रुद्र, प्रचंड और अब तक एमका जैसे शानदार प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं या विकसित करने पर काम कर रहा है, लेकिन इंजन के मामले में भारत अभी भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। आज तेजस मार्क वन अल्फा में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया जा रहा है। भविष्य के तेजस मार्क टू और एमका मार्क वन में भी F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन असली जो लक्ष्य है वो हमेशा से यही है कि भारत अपना खुद का हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करे। भारत ने लगभग 3 दशक पहले कावेरी इंजन प्रोग्राम शुरू किया था। उम्मीद थी कि यही इंजन भविष्य में भारतीय लड़ाकू विमानों की ताकत बनेगा, लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों के कारण ये इंजन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हासिल कर पाया। सबसे बड़ी चुनौती थी उच्च तापमान सहने वाली सामग्री। आधुनिक टर्बाइन तकनीक, अधिक थ्रस्ट और लंबी विश्वसनीयता, इसी वजह से भारत को विदेशी इंजन खरीदने पड़े। और इन दौरान जीटीआरई ने एक ऐसा इंजन डिज़ाइन पर काम करना शुरू किया जो भविष्य में हमारी बहुत सारी जो समस्याएं उस समय मौजूद थी उनका समाधान बन सके, और जीटीआरई काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुई। अब अगर सफल यूँ कह लें कि ना भी हुई हो तो उसे एक ऐसा अनुभव मिला जो उस समय नहीं था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके बाद से बदली। नई रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस की जो सैफरान है वो जीटीआरई के साथ मिलकर अब एक संयुक्त कंपनी यानी जॉइंट वेंचर बनाने जा रही है। ये केवल इंजन खरीदने की डील नहीं है, ये दोनों देशों के बीच मिलकर इंजन डिज़ाइन करने और उनको पूरा करने की एक नई कवायद है। दोनों रिसर्च करेंगे, दोनों निवेश करेंगे, दोनों तकनीक विकसित करेंगे, यानी ये पूरी को डेवलपमेंट मॉडल होगा। और यही इस खबर की सबसे बड़ी खासियत भी है। दरअसल सीसीएस की मंजूरी यहाँ पर अंतिम एक अरोड़ा है, या यूँ कह लें एक अंतिम जो पड़ाव है वो सीसीएस की मंजूरी है। भारत में रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं को जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस है उससे मंजूरी मिलना जरूरी है। इस समिति की मंजूरी मिलने का मतलब होता है कि सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया है, और रिपोर्ट्स के अनुसार ये फाइल अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पहुंच चुकी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद दोनों देशों के बीच एक अंतिम समझौता होगा, तकनीकी कार्य शुरू होंगे, फंड जारी होगा, उद्योगों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी और वास्तविक इंजन विकास कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में मंजूरी की उम्मीद जताई गई है, लेकिन अभी आधिकारिक स्वीकृति की घोषणा कब होगी इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नया इंजन तकरीबन 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। यही शक्ति एमका मार्क टू के लिए आवश्यक मानी जाती है। ये इंजन सुपर क्रूज, अधिक हथियार ले जाने की क्षमता, लंबी दूरी और बेहतर स्टेल्थ प्रदर्शन करने में मदद करेगा, और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 2 प्रमुख संस्करण विकसित किए जा सकते हैं। पहला संस्करण होगा मार्क वन। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगाया जाएगा, यानी शुरुआती स्क्वाड्रन जो है वो विदेशी इंजन पर आधारित होंगी। लेकिन जो एमका मार्क टू है यानी दूसरा संस्करण है, यहाँ पर ही सबसे बड़ा बदलाव होगा। इसमें सैफरान और जीटीआरई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया इंजन लगाया जाएगा, यानी भारत पहली बार अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर में घरेलू भागीदारी वाला इंजन इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो एचएएल इंजन का निर्माण करेगा, टेस्टिंग करेगा, सर्टिफिकेशन करेगा और उत्पादन सुविधाएं विकसित करेगा, यानी भविष्य में बड़े पैमाने पर यही कंपनी जो है इस पूरे काम को पूरा करेगी। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। बताया गया कि सैफरान भारत को महत्वपूर्ण इंजन तकनीक उपलब्ध करवाने पर काम कर रहा है। इसमें शामिल हो सकती हैं सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी, हाई टेम्परेचर मेटलर्जी, आधुनिक निर्माण तकनीक, उन्नत टर्बाइन डिजाइन,
ये वही तकनीकें हैं जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास हैं। हालांकि अंतिम तकनीकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें दोनों पक्षों के अंतिम समझौते के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी साझा होंगे। एक और ये महत्वपूर्ण बात है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, उस पर बहुत सारी बातें भी हुई हैं कि इस संयुक्त परियोजना में बनने वाली जो तकनीक है उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या दोनों पक्षों के पास होंगी या फिर सैफरान के पास। सब तस्वीरें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जॉइंट आईपी राइट्स होंगे जहाँ पर सैफरान और जीटीआरई दोनों के पास इसमें जो आईपी राइट्स है वो मौजूद होंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत केवल ग्राहक नहीं रहेगा बल्कि भविष्य की तकनीकों का सह विकासकर्ता भी बन पाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी? रिपोर्ट्स में अलग अलग अनुमान सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट में इसकी लागत 30,000 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि कुछ अनुमान पूरे विकास, प्रोटोटाइप और उत्पादन ढांचे सहित तकरीबन 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच सकते हैं। यानी ये भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर समय टोटल कितना लगेगा? रिपोर्ट्स की बात माने तो विकास की अवधि तकरीबन 10 से 12 वर्ष हो सकती है और लगभग 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन 2030 के दशक के मध्य तक शुरू होने की संभावना है। यानी ये एक लंबी अवधि लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना होने वाली है। भारत और फ्रांस के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों से भारत और फ्रांस के जो सैन्य संबंध हैं वो लगातार मजबूत हुए हैं। इसमें राफेल फाइटर जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, स्पेस सहयोग और अब इंजन विकास भी शामिल है। और ये सभी दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का एक प्रमाण है या एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो भारतीय वायुसेना इस समय इस प्रोग्राम को काफ़ी उत्साह के साथ देख रही है, क्योंकि अगर ये इंजन सफल होता है तो विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बेहतर हो पाएगी और भविष्य में अपग्रेड भारत स्वयं कर सकेगा और युद्ध के समय सप्लाई बाधित होने का खतरा भी काफ़ी कम होगा। तो भारत के निर्यात के लिए भी ये एक नया अवसर होगा। लेकिन अभी यहाँ पर चुनौतियाँ कम नहीं हैं। इतना बड़ा इंजन विकसित करना आसान नहीं होगा। भारत को अभी कई महत्वपूर्ण और कठिन तकनीकों पर महारत हासिल करनी होगी। लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, विश्वसनीयता साबित करनी होगी और समय सीमा पर बने रहना भी अपने आप में एक बहुत अहम चुनौती होने वाली है। इसलिए कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये भारत के स्वदेशी फाइटर इंजन कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण तो मानी जा रही है, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस से अंतिम मंजूरी मिलती है और सैफरान जीटीआरई संयुक्त जो कार्यक्रम है उस पर इंगेज होता है और आधिकारिक रूप से शुरू करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो भारत जो है ऐसा करने के बाद जो उच्च थ्रस्ट का फाइटर जेट इंजन है वो विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। हालांकि अभी भी यह प्रक्रिया अंतिम सरकारी स्वीकृति और अनुबंध पर निर्भर है, इसलिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सैफरान के साथ ये साझेदारी भारत को आखिरकार एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय फाइटर जेट या स्वदेशी फाइटर जेट इंजन दिला पाएगी? क्या एमका मार्क II में भविष्य में F-35 और J-20 जैसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर को चुनौती देने की क्षमता होगी? और क्या भारत भी इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इस समय बड़े प्लेयर्स हैं उनको चुनौती दे पाएगा? अपनी राय आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।